पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य आमतौर पर तरंगम के साथ में संपन्न होता है, जिसके बाद में तरंगम स्टेप को किया जाता है। तो तरंगम होता है किसमें? कुचिपुड़ी में। और कुचिपुड़ी के साथ ही आपका स्टेट का मैंने आपको बताया था, आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी भैया जी आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का, याद रख लेना। जो कुचिपुड़ी है इसमें क्या होता है, किसकी? पीतल की तस्तरी में होता है। किसकी? ब्रास की प्लेट में होता है। पीतल की तस्तरी में, पीतल की प्लेट में होता है, पीतल की तस्तरी में, ठीक है, पीतल की तस्तरी में। और यहाँ पर याद रख लेना एक प्रतियोगिता होती है यहाँ पर, जल चित्रम। जल चित्रम, जल चित्रम नृत्य किसको बोलते हैं? क्या बोलोगे? जल चित्रम नृत्य में क्या होता है? नर्तक अपने पैर के अंगूठे से सतह पर क्या बनाता है? चित्र बनाता है। किससे बनाता है चित्र? पैर के अंगूठे से। जल चित्रम में, जल चित्रम का संबंध एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जल चित्रम का संबंध किससे है? आपका आंसर आएगा कुचिपुड़ी से है। कुचिपुड़ी से उसका संबंध है। मुझे बताओ कुचिपुड़ी के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ कुचिपुड़ी? सारी बातें सिर्फ कुचिपुड़ी की। इसके जो आपका साथी फाउंडर हैं वो है सिद्धेंद्र योगी। क्या नाम है उनका? सिद्धेंद्र योगी है। और सिद्धेंद्र योगी ने एक नाटक लिखा है, उस नाटक का क्या नाम है? इनका जो नाटक है वो है भामाकल्पम। कौन सा क्या इनका नाटक है? भामाकल्पम साथी। कौन सा है? भामाकल्पम इनका नाटक है। अगर हम पूछे यहाँ पर, अगर आपसे पूछ ले जो नर्तक होता है उसको क्या कहते हैं? नर्तक को कहते हैं यहाँ पर आपका क्या? भागवतालु। क्या कहा जाता है? भागवतालु कहा जाता है, भागवतालु कहा जाता है। और जो वो हवा में कला मार के दिखाता है, एक्रोबेट्स इन एयर, हवाई करतब को क्या कहते हैं? इसमें जो साथी आपका हवाई करतब होते हैं, पूछेगा कुचिपुड़ी में जो हवाई करतब होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कावुत्तम। क्या कहा जाता है उसको भैया? कावुत्तम कहा जाता है, कावुत्तम। इसमें एक शब्द होता है मंडूक शब्दम। पूछेगा मंडूक शब्दम का संबंध किससे? कुचिपुड़ी से। और मंडूक शब्दम किसकी कहानी होती है? ए स्टोरी ऑफ फ्रॉग होती है, स्टोरी ऑफ फ्रॉग अर्थात मेंढक की कहानी होती है। किसकी? स्टोरी ऑफ फ्रॉग, यानी कि आपका मेंढक की कहानी होती है। मुझे बताओ आपका कुचिपुड़ी में जो साथी मेल आर्टिस्ट होता है उसकी ड्रेस को क्या कहा जाता है? इसमें जो पोशाक होती है उसको क्या कहते हैं? बोलो। इसमें जो साथी आपका पुरुषों की जो ड्रेस होती है, जो पोशाक होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बगलबंदी। क्या बोलोगे? बगलबंदी कहा जाता है, बगलबंदी कहा जाता है। इसमें जो कहानियां होती हैं वो किसकी होती हैं? इसमें जो स्टोरीज होती हैं वो किसकी होती हैं? स्टोरीज होती हैं यहाँ पर भागवत और पुराण की। क्या बोलोगे? भागवत और पुराण की कहानियां होती हैं, पुराण की। अब मैं आपसे पूछूंगा कुचिपुड़ी की मसाल किसको कहा जाता है? टॉर्च ऑफ कुचिपुड़ी किस डांसर को कहा जाता है? कुचिपुड़ी की मसाल किनको कहा जाता है? तो वो है भैया आपका यामिनी कृष्णमूर्ति। और सबसे चर्चित नाम है इसका यामिनी कृष्णमूर्ति है, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, पद्म विभूषण इनका 2016 का। इनकी बुक कौन मुझको बताएगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी के लिए कौन सी पुस्तक लिखी है? तो उनकी किताब का नाम साथी जो बता दे वही विजेता है क्लास का। तो उनका नाम है पैशन फॉर डांस। क्या है? ये पैशन फॉर डांस। और एक अनाउंसमेंट करते हुए मुझे खुशी हो रही है आप सब लोगों के लिए, ठीक है, अभी मैंने अभी सोचा था उसको आज ही। तो हम ये सोच रहे हैं कि जब हम आपको 30 सेट कंप्लीट करा देंगे, ये 30 सेट, इसका एक भी अक्षर आपको भूलना नहीं है। और 30 सेट के बाद में आपका जो पार्टिकुलर होगा, मान के चलो हिस्ट्री है, क्योंकि आप सबके जब एग्जाम आएंगे तो उस समय पे आपका रिवीजन रिवीजन कैसे हो, फिर हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया आपका, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, साइंस आपका हो गया, साइंस हो गया साथ ही आपका, और स्टैटिक जीके हो गया। इन सब की मैं सोच रहा हूँ आप सबके लिए एक एक मैराथन मैं करा दूँ। तो एक बार खुशी के साथ में चीयर अप करना कि आपके एग्जाम से पहले आपको मिल जाएंगे साथी, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे, एक वो क्लास एट ए टाइम पे, उस टाइम पे। ऐसा तो नहीं होगा ना आप 30 प्रैक्टिस सेट को तो मैं समझूंगा इनका फैक्ट तो आप रिवाइज कर लें, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट वाइज आपको वो मिल जाए। और उसमें हम करेंगे आपका लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है, ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन में सब कुछ, 200 क्वेश्चन कम से कम चाहिए होंगे और अच्छे से हम फिर उसको कवर कर लेंगे। ओके, और जैसे भी प्लानिंग होगी आपको बता दिया जाए, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, ये सब क्या है हमारा कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी के बारे में है आगे। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? संयुक्त राष्ट्र ने एजेंसी बनाई थी इन सब के लिए साथी आपका यूनिसेफ। क्या बोलोगे? यूनिसेफ। कब बना था यूनिसेफ? तो 11 दिसंबर 1946 को बना। इसका हेडक्वार्टर बताओ साथी कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है भैया न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म बोले तो लिखें कॉपी पे, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। ई होता था उसका, इमरजेंसी अर्थ होता था, उसको हटा दिया गया। अर्थात क्या बोलेंगे अभी, सॉरी, यूनाइटेड नेशंस, पूरा नाम लिखें सारे लोग, फुल फॉर्म पूछी जाती है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। क्या होगा? चिल्ड्रंस फंड होगा। इमरजेंसी शब्द को हटा दिया गया, इमरजेंसी शब्द को हटा दिया गया। मुझे बताओ यूनिसेफ की जो वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ है, वो कौन है? तो वो है कैथरीन रसेल। कौन है? कैथरीन रसेल है, कैथरीन रसेल है आपका। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे अब की बार जो 2025 में, बोलेंगे फटाफट से, इंडिया की जो आपका नेशनल एम्बेसडर थी, नेशनल एम्बेसडर ऑफ इंडिया यूनिसेफ की तरफ से, यानी कि राष्ट्रीय राजदूत, वो कौन थी 2025 में? यूनिसेफ की राष्ट्रीय राजदूत यानी कि नेशनल एम्बेसडर कौन थी भारतीय? बोलेंगे जी वो थी आपकी करीना कपूर। कौन? करीना कपूर थी, ये बात आपको याद रख लेनी है, करीना कपूर। अगर हम आपसे पूछें यूथ एम्बेसडर कौन थी आपका यूनिसेफ का पहला पहला जो साथी आपका यूथ एम्बेसडर रही वो कौन थी? यूनिसेफ की पहली आपका यूथ एम्बेसडर जो रही वो थी आपका हिमा दास। हिमा दास कौन सा स्पोर्ट खेलती हैं और किस स्टेट से संबंध रखती हैं, ये आपको बताना है। ये साथी आपको बताना है कि हिमा दास कौन से खेल से संबंध है। भारत की एक स्प्रिंटर है, यानी कि साथी आपका क्या है वो, आपका जो इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंट दौड़, यानी कि आपका तेज दौड़ में वो शामिल है। बहुत बढ़िया, रनिंग से है भैया, रनिंग से है और असम से उनका संबंध है। आप सबकी पीठ में थपथपाता हूं जब मैं ये कहूं तो आप महसूस कर लिया करो, हाँ हमने आपकी पीठ को हकीकत में थपथपाया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक है?
जहाँ पर साथी रेलवे लाइन सबसे ज़्यादा बिछी हुई है, तो रेलवे लाइन सबसे ज़्यादा बिछी हुई है आपकी यूपी में। कहाँ पर बिछी हुई है? यूपी में बनी हुई है। अच्छा मुझे बताओ, जो साथी दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, सबसे बड़ा जो रेल नेटवर्क है वो किस देश का है? सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है? तो आप कहेंगे यूएसए का है। और फिर भारत का नेटवर्क कौन से स्थान पे आता है? भारत कौन से स्थान पे आता है? भारत आता है फोर्थ पे। मुझे बताओ, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है इंडिया का, वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है हमारा कौन सा? हावड़ा, जिसमें 23 प्लेटफॉर्म आते हैं आपका वेस्ट बंगाल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है रेलवे का? भारत सबसे क्या बोल देंगे? सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? बताओ जी। सबसे बड़ा जंक्शन है भैया आपका मथुरा। कौन सा बोलोगे? मथुरा। अब मैं आपसे पूछूं, पहली भारत की रेल किस वर्ष में चली थी? पहली भारतीय रेल। फटाफट से आंसर आया और परफेक्ट आंसर आना चाहिए। छोटा से छोटा आंसर सोचा करो। पहली पहली जो साथी रेल चली थी, वो चली थी आपका कब? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने चली थी। लेकिन पूछ ले, पहली इलेक्ट्रिक रेल कब चली थी भारत की? बताओ जी। भारत की पहली इलेक्ट्रिक रेल कब चली थी? तो इलेक्ट्रिक रेल पहली चली थी आपका साथी कब? 1925 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में गेज कितने प्रकार के होते हैं? भारत में जो गेज होते हैं यानी पटरियों की चौड़ाई कितनी होती है? दोनों पटरियों के बीच का जो स्थान है, यानी कि ये पटरी इसके बीच का जो स्थल है, इसको बोला जाता है गेज। तो भारत में 4 तरह के गेज होते हैं। कितनी तरह के? भारत में 4 तरह के गेज चलते हैं, जिसमें पहला गेज होता है आपका ब्रॉड गेज, यानी कि बड़ी लाइन है, ब्रॉड गेज होता है। और ब्रॉड गेज में जो लंबाई होती है वो होती है 1676 mm बोले तो आपका 167 सेंटीमीटर हो जाएगी, 67 यानी कि 5 फुट 5.5 फुट के आसपास बनेगा आपका। तो यहाँ पर आपका दूसरा जो गेज होता है उसको बोलते हैं हम मीटर गेज। वो पूरे 1 मीटर का होता है। मीटर गेज आपका होता है साथी, क्या बोलेंगे? वो 1000 mm का होता है। 1000 mm बोले तो आपका 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर हो जाएगा। तीसरा होता है आपका स्टैंडर्ड गेज। कौन सा? स्टैंडर्ड गेज होता है। और स्टैंडर्ड गेज में चौड़ाई होती है 1435 mm। कितनी? 1435 mm होती है। और सबसे छोटा जो पहाड़ियों में आपका कौन सा चलता है? नैरो गेज चलता है। क्या? नैरो गेज चलता है। और नैरो गेज होता है आपका 762 mm। क्या बोलोगे? 762 mm होता है। ठीक है। अब हम पूछेंगे आपसे, भारत में जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? बताएंगे दोस्त। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? या हमारा क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, क्या सबसे लंबी जो ट्रेन चलती है वो बताओ। सबसे लंबी दूरी कौन सी ट्रेन आपका जाती है? ट्रेन क्या बोलोगे? ट्रेन बोले तो आपका ट्रेन रेलगाड़ी। तो कौन सी जाती है भैया? बताएं फटाफट से। वो जाती है भैया डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है। डिब्रूगढ़ कहाँ पड़ता है आपका? भैया ये असम में पड़ता है। और कन्याकुमारी कहाँ पर है? वो तमिलनाडु में। कहाँ पर है? यानी कि असम से तमिलनाडु तक जाती है। और कितनी दूरी तय करती है? 4286 किलोमीटर तय करती है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है साथी आपका विवेक एक्सप्रेस। क्या बोलोगे? विवेक एक्सप्रेस इसका नाम है, याद रखें। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? सबसे लंबी जो साथी रेल टनल है वो कौन सी है? सबसे लंबी जो रेल सुरंग है वो कौन सी है? तो सबसे लंबी रेल सुरंग नाम आता है आपका पीर पंजाल या बनिहाल। क्या बोलोगे? पीर पंजाल या बनिहाल का नाम आता है, जो कि 11.215 किलोमीटर की है। और इसकी लंबाई बहुत परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती है। कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। मुझे बताओ, पहली भारतीय रेलगाड़ी जिसमें साथी इंजन नहीं है, इंजन रहित रेलगाड़ी कौन सी है? इसमें इंजन नहीं है। फटाफट से आंसर आ जाए। इंजन रहित रेलगाड़ी कौन सी है? इंजन रहित। फटाफट से परफेक्ट सा आंसर आए एकदम से, तभी हम आगे बढ़ेंगे। भैया दिखाएं दिखाएं दिखाएं। वंदे भारत, कमाल कमाल कमाल, वंदे भारत वंदे भारत वंदे भारत। वेरी गुड, आगे आए। भैया इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? भैया टेलीग्राम चैनल ऊपर लिंक है आपका बना हुआ, क्लास के बाद में इसको ज्वाइन कर लेना। ये लिंक आपको यहीं मिलेगा, यहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। प्रतिष्ठित ग्रेमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और कब स्थापित हुआ था? पहली बार बताएंगे, 4 मई 1959 को। इस देश के द्वारा दिया जाता है? तो याद रख लेना, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। इसी का नाम क्या है साथी? इसी का ग्रामोफोन अवार्ड, इसी को बोलते हैं ग्रामोफोन अवार्ड। यानी कि ग्रैमी तो एक छोटा नाम है। किस भाषा के लिए दिया जाता है? इंग्लिश म्यूजिक के लिए दिया जाता है। किसके लिए? इंग्लिश म्यूजिक के लिए दिया जाता है। और भारत को कौन पहले भारतीय हैं जिनको ग्रैमी मिला? पहले भारतीय कौन है ग्रैमी पाने वाले? पहले भारतीय ग्रैमी पाने वाले, फर्स्ट इंडियन हु गॉट ग्रैमी 1967-8 में किसने पाया था? वो है पंडित रविशंकर। और पंडित रविशंकर किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है? बताइए। पंडित रविशंकर भैया सितार से संबंधित है, हाँ या ना? तो इनकी एक एल्बम कौन सी थी जिसको ये मिला था? इनकी एल्बम का नाम है वेस्ट वेस्ट मीट्स ईस्ट, यानी पश्चिम का पूर्व से मिलन, पश्चिम का पूर्व से मिलन। मैं पूछूं, पहली महिला कौन है? पहली महिला ग्रैमी पाने वाली, पहली महिला जिनको ग्रैमी मिला है वो है तन्वी शाह। कौन? तन्वी शाह। किस ईयर में मिला था? आपका 2010 में। और नाम इनका है किस एल्बम के लिए? जय हो एल्बम के लिए। किसके लिए? जय हो के लिए मिला है, जय हो के लिए। ठीक है, जय हो के लिए इनको मिला है। 2024 में कितने भारतीयों को मिला ग्रैमी? बताइए। 2024 में कितने भारतीयों को मिला? 2024 में 5 इंडियन है, 5 इंडियन है जिनको साथी आपका ग्रैमी या ग्रामोफोन अवार्ड मिला। उनका संबंध मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत चर्चित नाम है भारत के। जैसे पहले इसमें थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जी से क्वेश्चन आना तय है, क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ है साथी। बोलेंगे कुछ और बात नहीं, कमेंट सेक्शन पर कम ध्यान, कॉपी पेन पर ज्यादा ध्यान। कमेंट सिर्फ वो साथी करना जो पहले बहुत तैयारी कर चुके हैं, जिनके चीगे फिंगर टिप्स हैं। जो भी नकलची है, दूसरे का कमेंट देख के कमेंट करता, आज ही बंद कर दो और कॉपी पेन पे फोकस कर लो। और एक दिन तुम भी इन्हीं छात्रों के साथ में खड़े होकर देखना। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? वो साथी आपका तबला से है, तबला से है। दूसरा आपका राकेश चौरसिया का संबंध किससे है? राकेश चौरसिया का संबंध किससे है आपका? तो वो है बांसुरी से। किससे है? चौरसिया जितने भी हैं वो सब किससे? बांसुरी से। गणेश राजगोपालन को मिला
गणेश राज गोपालन को मिला। इनका संबंध किससे है? तो गणेश राज गोपालन का संबंध है आपका वायलिन से। किससे है? वायलिन से इनका संबंध है। चौथा नाम पूछेगा सेल्वा गणेश का संबंध किससे है? सेल्वा गणेश का संबंध किससे है? तो सेल्वा गणेश का संबंध है आपका तालवादन से। किससे? तालवादन से। और शंकर महादेवन बताना किससे संबंध रखते हैं? शंकर महादेवन, इनको भी मिला इस बार। तो शंकर महादेवन का संबंध है आपका गायन से, यानी सिंगिंग से इनका संबंध है। किससे? सिंगिंग से इनका साथी रिलेशन है, सिंगिंग से। 2011 में भारत की जनगणना का कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित था? जनगणना हुई, कितने प्रतिशत मुस्लिम थे हमारे देश में? तो बोलेंगे 14.2%, 14.2%। ठीक है, यानी ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है, सबसे बड़ा जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो कौन सा है? यानी माइनॉरिटीज, किसी एक धर्म, सबसे ज्यादा कौन से धर्म के लोग हैं हमारे यहाँ? हिंदू धर्म के लोग हैं, और इसके अलावा बाकी भी जितने लोग हैं वो सब अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यकों में सबसे ज्यादा मेजोरिटी किसकी है? तो वो है आपका मुस्लिम धर्म की। अगर मैं पूछूं हिंदू कितने थे, हिंदुओं की संख्या कितनी थी, तो वो 79.8% थी, यानी 96 करोड़ के करीब थे। ईसाइयों की पूछे संख्या कितनी है हमारे देश में? अन्य धर्मों की याद रखना 2.3% है। सिखों से भी ज्यादा है हमारे देश में ईसाई। सिखों की अगर हम बात करते हैं तो वो 1.7% है। बौद्धों की बात करें तो फिर 1% कम हो जाते हैं, अर्थात 0.7% हो जाते हैं। जिन्होंने अपना धर्म ही नहीं बताया, बताओ, धर्म नहीं बताया, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपना धर्म नहीं बताया, यानी वो किसी भी धर्म का पालन नहीं करते, तो वो 0.2% लोग। ठीक है, अब हम पूछेंगे आपसे, ध्यान से देखना। 2001 से 2011 तक जो आपका पॉपुलेशन, क्या बोलोगे? पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, पॉपुलेशन ग्रोथ, इसको जरूर लिखना। पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि हम कहेंगे इसमें जो जनसंख्या वृद्धि हुई है 2001 से 2011 तक, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन बढ़े? मुस्लिम बढ़े हैं। इसमें कितने? मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है, और मुस्लिमों की वृद्धि हुई है 24.6%। वहीं हिंदुओं की कितनी वृद्धि हुई है आपका? तो हिंदू जनसंख्या बढ़ी है 16.8%, 16.8%। ये बात याद रख लेना, क्योंकि इसी बार अगर आपने देखा होगा सीजीएल मेंस में यही क्वेश्चन पूछा गया कि 2001 से 2011 के दौरान हिंदू जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो कितनी बढ़ी है? 16.8%। उससे पहले बढ़े थे 1991 से 2001 के दौरान, वो 19.8% हम बढ़े थे। मुझे बताओ सर्वाधिक साक्षर धर्म कौन सा है भारत में? सर्वाधिक साक्षर धर्म, सबसे ज्यादा लिटरेट रिलीजन कौन सा है? क्या बोलेंगे? सर्वाधिक साक्षर धर्म है भारत में जैन धर्म। क्या बोलोगे? जैन धर्म सबसे ज्यादा साक्षर है, इस धर्म के लोग सबसे ज्यादा शिक्षित है। और उनका अगर हम बात करें, आपका कितना है? 94.9% है, 94.9%। सबसे कम साक्षर धर्म कौन सा है भारत में? बताओ, सबसे कम किस धर्म के लोग सबसे कम साक्षर है? तो वो मुस्लिम धर्म है। कौन सा है? वो मुस्लिम धर्म है। ठीक है, मुस्लिम धर्म है। और यहाँ पर जो साक्षरता है वो कितनी है? वो 68.5% है, 68। मुझे बताओ सर्वाधिक हिंदू किस राज्य में रहते हैं प्रतिशत में? संख्या में तो यूपी में। अगर बात करें सर्वाधिक संख्या हिंदुओं की, किसकी? सर्वाधिक संख्या हिंदू प्रतिशत में, किसमें? प्रतिशत में, तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पर 95% के आसपास हिंदू यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ सबसे कम हिंदू किस राज्य में रहते हैं? सबसे कम हिंदू किस राज्य में है भारत के? सबसे कम हिंदू हैं भारत के आपका मिजोरम में। कहां पर? मिजोरम में। ओनली 2% के आसपास रहते हैं। ठीक है, 2.75%, 3% रहते हैं। कितना? 2.75% रहते हैं। विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब भारत में है। तो दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब भारत में है, और कहां पर स्थित है? दूसरा क्रिकेट क्लब है आपका कोलकाता में, जो बना था 1792 में। अगर मैं पूछूं फिर, अगर वो दूसरा सबसे है तो फिर पहला भी होगा। तो पहला क्रिकेट क्लब कौन सा है दुनिया का? बताओ, पहला क्रिकेट क्लब कौन सा है दुनिया का? तो पहला क्रिकेट क्लब है साथी आपका दुनिया का, वो है आपका इससे 5 वर्ष पहले का, यानी कि 1787 का। इसका नाम है मैरी लोबेन। क्या नाम है? मैरी लोबेन नाम है। मैरी लोबेन क्रिकेट क्लब, एमसीसी बोलते हैं इसको, मैरी लोबेन क्रिकेट क्लब, अर्थात एमसीसी इसको कहा जाता है, एमसीसी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपका लंदन में। कहां पर? लंदन में। इसका लंदन में कौन सा मैदान है जिसमें आपने 1983 का क्रिकेट का वर्ल्ड कप मुझे बताया था? बताओ, 1983 का वर्ल्ड कप आपने बताया, कौन सा मैदान है? गजब तरीके से उत्तर आ जाए कि भैया 1983 का वर्ल्ड कप हमने जहां पर जीता था। मजा आ जाएगा आंसर में। लॉर्ड्स है भैया, लॉर्ड्स है, लॉर्ड्स, बहुत कमाल बात है। क्रिकेट की एक ट्रॉफी बताओ मुझे, क्रिकेट क्लब जैसे भारत में, बोलो रणजी की शुरुआत कब हुई थी? रणजी ट्रॉफी जानते हैं सारे लोग? थम्स अप कर दिया करो, पूरी कक्षा थम्स अप करके बताओ एक बार। उत्साह पहुंचे। रणजी ट्रॉफी कब शुरू हुई थी? याद रखना 1934-35 में इसका पहला सेशन हुआ था। नाम किसके पे? महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर है। ठीक है, कितनी टीम है रणजी ट्रॉफी में टोटल? इसमें टीम है वर्तमान में आपका 38 टीम। और अभी रणजी ट्रॉफी में 2024-25 वाले सेशन के लिए कौन विनर रहा है बताना? 2024-25 में विनर कौन रहा है, यानी कि विजेता कौन रहा? तो इसमें विजेता रहा है विदर्भ, जिसके कैप्टन थे आपका अक्षय। और रनर अप कौन रहा है, यानी उपविजेता कौन रहा है? उपविजेता कौन रहा है इसमें? तो वो रहा है केरला। मुझे बताएं साथी इसमें आप कि रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार किस टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार जीता है मुंबई ने। क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा बार मुंबई ने जीता है। किसने? आपका मुंबई ने जीता है। कितनी बार जीता मुंबई ने इसको? 42 टाइम्स भैया, 42 बार इसको जीत रखा है, 42 बार। तो आसान से क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताओ रणजी में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी के हैं? रणजी में सबसे ज्यादा रन तो याद रखना वसीम जाफर के हैं। और रणजी में पूछे सबसे ज्यादा विकेट किसके हैं? तो वो है आपका राजेंद्र गोयल के। किसके हैं? राजेंद्र गोयल के हैं, राजेंद्र गोयल के हैं। आगे आएंगे। ऐतिहासिक उपन्यास द किंग विदिन के लेखक कौन है? कृष्णा सोबती नहीं भैया, कृष्णा सोबती की बुक का नाम है जिंदगी नामा, कभी मत भूलना, जिंदगी नामा। ठीक है, जिंदगी नामा इनकी बुक है। इंदु सुंदरन की किताब है क्या ये आपका? नहीं जी, द माउंटेन ऑफ लाइट बुक है इनकी। क्या बोलोगे? द माउंटेन ऑफ लाइट, द माउंटेन ऑफ लाइट। और ये वो किताबें हैं जो एसएससी बार बार रिपीट करता है साथी, बार बार रिपीट करता है। नंदिनी सेनगुप्त है क्या? हाँ जी, द किंग विदिन है नंदिनी सेनगुप्त। उर्वशी बुटालिया हम नहीं जानते।
मुझे बताओ इंडी 101 किसने बुक लिखी है जो बहुत चर्चित रही? इंडी 101 ये है ऋतिका नयन की बुक। किसकी है? ऋतिका नयन की बुक है इंडी 101। इंडी 101। दूसरी मुझे बताओ द म्यूजिक रूम किसकी बुक है? द म्यूजिक रूम साथी किसकी बुक है? तो वो है नमिता की बुक। किसकी? नमिता देवी दयाल की बुक। ये है नमिता देवी दयाल की बुक है। नमिता देवी दयाल की बुक है। आपसे हम पूछेंगे द ब्लू वुमेन किसकी बुक है? द ब्लू वुमेन किसकी बुक है? तो द ब्लू वुमेन बुक है आपका अनुकृति की। किसकी? अनुकृति उपाध्याय की किताब है। किसकी है? अनुकृति उपाध्याय की किताब है साथी। हम आपसे पूछेंगे यहाँ पर बताना बर्न्ट शुगर किसकी है? बर्न्ट शुगर ये महिला लेखिकाएं हैं जो बहुत चलते हैं। बर्न्ट शुगर है आपका अवनी दोषी की बुक। किसकी है? अवनी दोषी की बुक का नाम है बर्न्ट शुगर। बर्न्ट शुगर। माई लाइफ एज ए कॉमरेड किसने लिखी है बताओ? माई लाइफ एज ए कॉमरेड। माई लाइफ एज ए कॉमरेड ये किसने लिखी है? तो के सैलजा ने लिखी है। किसने लिखी है? के सैलजा ने इस बुक को लिखा है। के सैलजा ने साथी इस बुक को लिखा है। कोर्टिंग इंडिया किसकी बुक है? बोलो। कोर्टिंग इंडिया लिखना भैया इसको। कोर्टिंग इंडिया ये नंदिनी दास की बुक है। क्या बोलेंगे? नंदिनी दास की बुक है कोर्टिंग इंडिया। लॉकडाउन लिरिक्स किसने लिखी है बताओ? लॉकडाउन लिरिक्स किसने लिखी है? तो लॉकडाउन लिरिक्स लिखी है साथी आपका संयुक्ता दास ने। संयुक्ता दास ने लिखी है लॉकडाउन लिरिक्स। अगर हम आपसे पूछे प्लेस कोल्ड होम किसने लिखी है? प्लेस कोल्ड होम ये किसने लिखी है? तो प्रीति सेनॉय की बुक है। किसकी है? प्रीति सेनॉय की बुक है। प्रीति सेनॉय की बुक है। व्हेन आई हिट यू किसकी किताब है बताओ? व्हेन आई हिट यू ये किसकी किताब है? व्हेन आई हिट यू ये है साथी आपकी मीना कंडास्वामी की। मीना कंडास्वामी की बुक है व्हेन आई हिट यू। ओके, ये आपको पता होनी चाहिए। ये आज के टाइम की सबसे चर्चित किताबें हैं, सबसे महत्वपूर्ण बुक्स हैं आज के टाइम की। ठीक है, आगे आएंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है? जो 6 मौलिक अधिकारों में से एक नहीं। क्या समानता का अधिकार है? राइट टू इक्वलिटी है? जी भैया, आर्टिकल 14 से 18 है। 14 से 18 है। विरोध का अधिकार, राइट टू प्रोटेस्ट, ये मौलिक अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जी भैया ये बिल्कुल है। आर्टिकल 23 से 24 है। कब से? 23 से 24 तक है आपका। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बताओ, इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? तो ये आता है आर्टिकल 25 से 28। बच कौन सा गया देखो बीच में? तो बीच में बच गया आपका 19 से 22 तक। ये कौन से अधिकार है बताना? आर्टिकल 19 से 22 तक कौन से आते हैं? तो 19 से 22 तक आते हैं आपका राइट टू लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार आता है। स्वतंत्रता का अधिकार आता है। अच्छा, 29 और 30 में क्या बताया गया है बताओ? जो आर्टिकल 29 से 30 है इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताए गए हैं भैया आपका अल्पसंख्यकों के जितने भी माइनॉरिटीज हैं हमारा, उनके अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज। सांस्कृतिक और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किसके? अल्पसंख्यकों के। और जो आर्टिकल 31 है वो है क्या? उसमें क्या है बताओ? आर्टिकल 31 क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। क्या होता था आर्टिकल 31 में बताओ जरा? तो इसमें होता था भैया राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार है अभी क्या? संपत्ति का अधिकार, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या अभी फंडामेंटल राइट है? फंडामेंटल राइट है क्या राइट टू प्रॉपर्टी? आप कहेंगे नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी अभी नहीं है। तो इसको कब खत्म कर दिया गया था? इसके लिए हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में। और इसको क्या बना दिया गया था? एक आपका इसको साथी बना दिया गया था एक कानूनी अधिकार। और किस आर्टिकल में रख दिया गया था इसको? आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया था। किसमें? आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया था। तो 31 तो है नहीं। आर्टिकल 32 में क्या है आपका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, बोलेंगे जी। आपने नायक बैच से कितने लोगों ने जो पॉलिटी पढ़ी है वो क्वेश्चन आसानी से कर पाते हैं, हाँ या ना? बताओ। आप कहेंगे हाँ जी। अच्छा, मुझे बताओ आर्टिकल 32 में कितनी रिट होती हैं? आर्टिकल 32 में कितनी रिट होती हैं ये सब साथियों को बताओ। तो कितनी रेट होती है भाई साहब? तो आप कहेंगे भैया उसमें 5 रेट होती हैं। 5 रेट होती है, बहुत कमाल। आगे आएंगे। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा दिया गया है। समानता का अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद है वो? तो आप कहेंगे भैया 5 अनुच्छेद वो हो जाएंगे आपके कौन कौन से? जो 14 से 18 तक हैं। 14 से 18 तक है, ठीक है। अब मुझे सबको बताते चलो, एक बार रिवाइज जरूर किया करो, बेशक आप जानते हो। आर्टिकल 14 क्या है? ये क्या होता है? विधि के समक्ष समानता है। क्या बोलोगे? विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता को बताया गया। इसमें 2 चीजें आती हैं साथी, कौन कौन सी? एक तो आता है विधि जो साथी आता है, विधि की समता की बात आती है। विधि की समता की बात आती है, यानी उसके लिए सब बराबर हैं, यानी कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ये हमने किस देश से लिया है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ को हमने लिया है ब्रिटेन से। और विधि के समान संरक्षण की बात करें, विधि के समान संरक्षण ये किससे लिया गया है? विधि के समान संरक्षण, इसको हम बोलेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को हमने कहां से लिया है? तो ये हमने लिया है यूएसए से। यानी एकमात्र आर्टिकल ऐसा है जो 2 देशों से लिया गया है, और वो 2 देश कौन कौन से हैं? ब्रिटेन और यूएसए हैं। कौन कौन से हैं? ब्रिटेन और यूएसए हैं। हम सब करके बता दो। आर्टिकल 15 आप जानते हैं? आर्टिकल 15 आप जानते हो? एक क्वेश्चन पूछेंगे बस। आर्टिकल 15 में क्या है? किसी का कोई भी रिलीजन हो, कोई भी उसकी जाति हो, धर्म जाति, चाहे उसका आपका कोई भी मूल वंश हो, मूल वंश मतलब कहीं भी उसका जन्म हुआ हो, आपका धर्म जाति मूल वंश हो गया, आपका धर्म जाति मूल वंश, कोई भी उसका जेंडर हो, लिंग हो, चाहे कोई भी उसका बर्थ प्लेस हो, कोई भी उसका जन्म स्थान हो, इसके आधार पर क्या होगा? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इसी आर्टिकल 15 में एक बात आती है आपका, दुकान, होटल और मनोरंजन स्थल पर किसी को रोका नहीं जाएगा, ठीक है, धर्म के आधार पर, जाति मूल वंश लिंग के आधार पर। धर्म और होटल की बात आर्टिकल के किस सबसेक्शन में की गई है? तो क्या बोलेंगे भैया?
एक सार्वजनिक स्थल पब्लिक प्लेस की बात किसमें की गई है? सार्वजनिक स्थल की बात किसमें की गई है? सार्वजनिक स्थल की बात तो दुकान होटल की बात की गई है 15A में। पब्लिक प्लेस की बात की गई है आपका 15 के बी में। क्या बोलोगे? 15 के बी में बात की गई है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस की बात बताओ, इसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस की बात कहां पर की गई है? तो वो की गई है आपका साथी एफ में। क्या बोलोगे? 15 के एफ में की गई है, 15 के एफ में। और जो हमारा कॉलेजेस वगैरह में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जो आपका एंट्री होता है वो किसमें बात की गई है? वो ई में बात की गई, वो ई में बात की गई है। आर्टिकल 16 सारे लोग जानते हैं, बताओ। आर्टिकल 16 क्या होगा? ये बात करता है लोक नियोजन की, किसकी? लोक नियोजन की, ठीक है, लोक नियोजन की बात करता है। आर्टिकल 17 में किसकी बात की गई है बताओ? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अर्थात अस्पृश्यता का अंत होगा, छुआछूत का क्या होगा? अंत होगा। और आर्टिकल 18 में क्या बताया गया है आपका? उपाधियों का अंत। क्या बताया गया है? उपाधियों का अंत, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत होगा। क्या होगा? उपाधियों का अंत होगा, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मूवी आई थी साथी आर्टिकल 15, उसके एक्टर और डायरेक्टर बताओ कौन है? आर्टिकल 15 जो मूवी आई थी उसके एक्टर और डायरेक्टर कौन है? एक्टर बताओ उसके। एक्टर थे उसमें आयुष्मान खुराना, आप जरूर देखना इस मूवी को जब आपको समय मिले, ठीक है। आयुष्मान खुराना। और आपका इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे? क्या बोलेंगे? इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे? वो थे अनुभव सिन्हा। क्या बोलोगे? अनुभव सिन्हा इसके डायरेक्टर थे। कौन थे? अनुभव सिन्हा, ये हमको पता होना चाहिए, अनुभव सिन्हा थे। इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? जो साथी स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं आता। वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये 19A में बताई गई है। हाँ जी भैया। राज्य क्षेत्र में, यानी कि आप टेरिटरी में कहीं भी साथी फ्रीली मूव कर सकते हो। हाँ भैया, ये 19 के डी में बताया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी धर्म को बढ़ावा देना, नहीं, ये नहीं कर सकते। शांतिपूर्व इकट्ठा होने की बात, भैया कट्टा पट्टा लेके इकट्ठा नहीं होगे, पता चला पिस्टल विस्टल लेके चलेंगे, ऐसे नहीं। क्या बोलेंगे? ये तो पाकिस्तान में लेके जाएंगे हम। हाँ चलेंगे। बताओ अपने साथ कौन कौन चलेगा? पीछे पीछे चलना, देख लेना। 19C की बात करें, अभी तो वैसे गई हुई है, हम अपनी सेना, हमारी सेना सारा काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोलेंगे 19C में? तो ए में क्या बोला? कुछ भी बोल सकते हैं। अब जब आप कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी बोल दोगे, कुछ अधिकार है आपको, यानी कि आपको बोला गया भैया अधिकार है अभिव्यक्ति का। तो क्या बोला? अभिव्यक्ति का अधिकार कैसे है? वो शांतिपूर्वक है, शांतिपूर्वक है। अब आप शांतिपूर्वक और कुछ भी बोल रहे हो तो आप बना लोगे एक संघ, यानी एक एसोसिएशन आप बना सकते हैं। कि क्या? एसोसिएशन आप बना सकते हैं, कोई संघ आप बना सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, संघ में क्या सहकारी समिति आती है? हाँ जी। तो सहकारी समितियों की स्थापना के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? बोलो जी फटाफट से। कॉपरेटिव्स की स्थापना के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था? ये बात याद रख लेना। क्या बोलोगे? इसमें आपका साथी जो क्या बोलेंगे, सहकारी समिति होती हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, सहकारी समिति होती हैं, उनके लिए प्रावधान हुआ था 77वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2011 में हुआ। ठीक है, आपने संघ बनाया, तो संघ बना के आपने क्या बोला? आप कहीं भी घूम रहे हो जाकर के, कहीं भी घूम रहे हो, तो वो आपका क्या हो गया? फ्रीली मूव ई में। और ई में क्या है? डी में, सॉरी, ई में क्या आएगा आपका? ई में अब आप कहीं भी घूमते घूमते थक जाओगे तो निवास करोगे, यानी कि रेजिडेंस की बात किसमें की गई है? आप देश में कहीं भी बस सकते हैं, ई में। 19 के एफ को खत्म कर दिया गया, सबको पता होना चाहिए। क्या बोलेंगे? 44वें संविधान संशोधन से। और फिर आया 19 का जी। इसमें क्या है? आप अपनी लाइवलीहुड के लिए कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, आजीविका के लिए कोई भी व्यापार, कोई भी ऑक्यूपेशन आप चुन सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन चुन सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन की बात किसमें है साथी? आपका बताएंगे। तो वो बात की गई है आपका, क्या बोलेंगे? वो बात की गई है आपका, सारे लोग बताएंगे फटाफट से। सबका आंसर होगा क्या? सॉरी 77वां नहीं, 97वां संविधान संशोधन। क्या बोलोगे? 97वां संविधान संशोधन, जो कि 2011 का था।